बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 4 नियोजन के अंतर्गत नियोजन प्रक्रिया पर चर्चा करूंगा। देखिए, प्लानिंग करना एक संगठन के लिए, एक संस्था के लिए बहुत आवश्यक होता है और प्लानिंग एकदम नहीं की जाती, उसके लिए कुछ चरणों से होकर गुजरना होता है। आज हम उन्हीं चरणों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं नियोजन प्रक्रिया के चरण। देखिए बच्चों, नियोजन प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं और यह क्रिया एक व्यवसाय में लगातार होती रहती है। हम हमारे अगर दैनिक जीवन में भी देखें तो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं, फिर नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उनके लिए योजना बनाते हैं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। देखिए, सबसे पहला कार्य किया जाता है उद्देश्यों का निर्धारण। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिनको लेकर एक संगठन आगे बढ़ता है, एक संस्था आगे बढ़ती है। उसके बाद में उसका विकासशील आधार यानी भविष्य को देखना, उसका पूर्वानुमान लगाना, भविष्य में क्या होगा, उद्देश्य जो आपने तय किए हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति भविष्य में किस प्रकार की जाएगी, क्या उसका भविष्य है, उसका पूर्वानुमान लगाना विकासशील आधार के अंतर्गत आता है। इसके बाद में एक व्यवसाय, एक संगठन कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान करता है कि जो कार्य वो करेगा वो किन किन विधियों के द्वारा कर सकता है। देखिए बच्चों, ये हमारा स्कूल है, विद्यालय है और ये हमारा घर है। यहाँ से विद्यालय पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं, तो इन मार्गों की पहचान करना इस बिंदु के अंतर्गत आता है कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान करना। फिर विकल्पों का मूल्यांकन करना। देखिए, कई सारे जब विकल्प होते हैं उनमें से उचित विकल्प की पहचान करना बहुत आवश्यक होता है। ये आपके घर से स्कूल जाने के 4 रास्ते हैं, लेकिन इन रास्तों में किस प्रकार की परेशानी है, किस प्रकार से आप इन सही रास्ते का चयन करेंगे, वो इसके गुण दोषों के आधार पर ही तय किया जा सकता है। ये रास्ता हो सकता है छोटा है लेकिन बहुत पथरीला है, इस पे पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, आप इससे जा नहीं सकते। ये रास्ता इससे थोड़ा सा बड़ा है लेकिन यहाँ पर भी कीचड़ है, गंदगी है, आपकी गाड़ी और आप इससे नहीं जा सकते। ये रास्ता थोड़ा बड़ा है लेकिन ये सही है, इससे आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार आप इनका मूल्यांकन करते हैं। तो एक संगठन भी अपने सामने उपस्थित कई सारे विकल्पों में से उचित विकल्प का मूल्यांकन करता है। विकल्पों का चुनाव। देखिए, जब सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर लिया जाता है तो उनमें से संगठन के लिए, संस्था के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है उस विकल्प को चुना जाता है, उस योजना को चुना जाता है। योजना को लागू करना। जब उचित योजना, उचित विकल्प का चुनाव कर लिया जाता है, फिर आता है उसको लागू करना, उस मार्ग पर आगे बढ़ना। उस योजना को यदि लागू नहीं किया जाएगा तो वह योजना व्यर्थ हो जाती है। योजना को लागू करने के बाद में अनुवर्तन का कार्य किया जाता है, अर्थात समीक्षा की जाती है कि योजना को लागू किया गया है या नहीं। लागू किया गया है तो अब उसका क्या स्तर है, उससे क्या, किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, इसकी समीक्षा की जाती है। ये एक जो चक्र है ये नियमित रूप से चलता रहता है। एक योजना पूरी हुई, उद्देश्य प्राप्त हो गए, फिर नए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसको एक उदाहरण से देखते हैं बच्चों। देखिए, एक व्यवसाय है, इसने उद्देश्य निर्धारित किए विकास के और विस्तार का। इसका लक्ष्य क्या है? विकास करना और विस्तार करना। अब यह विकासशील आधार के रूप में यह बाजार की स्थिति का पूर्वानुमान लगाता है। यह क्या करता है? बाजार की स्थिति का पूर्वानुमान लगाता है। यह बाजार की संभावनाओं के बारे में देखता है, बाजार में उसके संगठन का विकास और विस्तार की संभावना है या नहीं, इसका उसे पूर्वानुमान लगाना होता है। इसके बाद में वह इसके लिए कई सारे विकल्पों की पहचान करता है, किस प्रकार वह अपने व्यापार का विकास और विस्तार करेगा। वह नया उत्पाद ला सकता है, नए उत्पाद के ला सकता है,
इससे भी वह बाजार में अपने संगठन का विस्तार कर सकता है, विकास कर सकता है, नई इकाई स्थापित कर सकता है। देखिए, नई स्थापित इकाई के द्वारा भी वह विकास करेगा, विस्तार करेगा। साथ ही वह किसी कंपनी को खरीद सकता है। इस प्रकार भी वह इन विकल्पों को देखता है, उनकी पहचान करता है। जो भी विकल्प उसके सामने आते हैं उन विकल्पों की वह पहचान करेगा। अब अगले चरण के अंदर वह यह देखेगा कि इस विकल्प से उसे क्या लाभ हैं, किस विकल्प के कितने लाभ उसे प्राप्त होंगे, कितनी हानियां उसे हो सकती है। उसके गुणों और दोषों के आधार पर वह क्या करेगा, मूल्यांकन का कार्य करेगा। वह क्या करेगा, मूल्यांकन का कार्य करेगा। और जब वह अच्छे तरीके से इनका मूल्यांकन कर लेगा तो वह इनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन करेगा। जो भी उसके संगठन के लिए अच्छा होगा उस योजना को वह काम में लेगा, उसका चयन वह करेगा। और जब चयन कर लेगा तो उस योजना को, मान लीजिए उसने नई इकाई स्थापित करने वाली योजना को चुना है, इसका चयन किया है, अब वह इस योजना को लागू करेगा, वह इस योजना को लागू कर देगा। लागू करने के पश्चात वह यह देखेगा कि किस स्तर तक उसकी यह योजना पहुंची है। वह समीक्षा करेगा कि भाई जो उसने उद्देश्य निर्धारित किए थे उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सही तरीके से लागू हुई है योजना या नहीं हुई, उससे क्या उसके लक्ष्य पूरे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। इस प्रकार वह क्या करेगा, समीक्षा करेगा। इस तरीके से वह एक योजना बनाता है, प्लानिंग करता है, उसको लागू करने का कार्य करता है। अपने संगठन के विस्तार और विकास की जो उसने लक्ष्य रखे थे उसका पूरा करने के क्रम में वह आगे बढ़ता है। अब बच्चों, हम इन बिंदुओं को जो हमने अभी देखे थे इनको हम विस्तार से देख लेते हैं। आइए, नियोजन प्रक्रिया। पहला है उद्देश्यों का निर्धारण। नियोजन प्रक्रिया में प्रमुख कदम उद्देश्यों का निर्धारण करना है। देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है, उद्देश्यों का निर्धारण करना। प्रबंध का पहला कार्य होता है नियोजन, और नियोजन में भी जो पहला कार्य होता है वह होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना। उद्देश्य पूरे संगठन या प्रत्येक विभाग के लिए हो सकते हैं। देखिए, पूरे संगठन के उद्देश्य भी हो सकते हैं और एक विभाग के भी हो सकते हैं। उत्पादन विभाग भी अपना एक अलग उद्देश्य बना सकता है कि हमें उत्पादन में वृद्धि करनी है। बिक्री विभाग भी बना सकता है कि हमें बिक्री में वृद्धि करनी है। तो इस प्रकार उद्देश्य पूरे संगठन के भी हो सकते हैं और एक इकाई के भी हो सकते हैं, एक विभाग के भी हो सकते हैं। उद्देश्य बतलाते हैं कि संगठन क्या पाना चाहता है, कि एक संगठन क्या पाना चाहता है, इसके बारे में उद्देश्य हमें बताते हैं। उद्देश्य एक अंतिम बिंदु है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यवसाय में सभी क्रियाकलाप किए जाते हैं। देखिए बच्चों, ये जो उद्देश्य और लक्ष्य हमने तय किए हैं इनको प्राप्त करने के लिए ही एक व्यवसाय, एक संगठन कार्य करता है। समस्त प्रकार की जो भी क्रियाएं एक व्यवसाय में होती है ये उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही की जाती हैं। नियोजन उद्देश्य को परिभाषित कर कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यदि अंतिम परिणाम स्पष्ट है तो लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होना आसान होता है। यदि उद्देश्यों को लागू करने के लिए जो योजना बनाई गई है उसका अंतिम परिणाम हमें पता है कि यह योजना अंततः सफल होगी तो कार्य करना, लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होना बहुत सरल हो जाता है। यदि आपको पता है कि आप परीक्षा में 95% प्राप्त करने के लिए जिस योजना पर काम कर रहे हैं वह योजना सफल होगी तो आप निरंतर उस योजना पर ही आगे बढ़ते रहेंगे। काम करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। आगे देखते हैं बच्चों। दूसरा है विकासशील आधार, परिकल्पनाओं का विकास। देखिए बच्चों, विकासशील आधार परिकल्पनाओं का निर्माण करने के अंतर्गत, विकास करने के अंतर्गत भविष्य को देखा जाता है। भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। एक अवधारणा तैयार की जाती है कि भविष्य में क्या स्थिति होगी, किस प्रकार से हम हमारा कार्य कर सकेंगे। आइए
नियोजन का संबंध भविष्य से है जो अनिश्चित होता है। देखिए, नियोजन कब के लिए कर रहे हैं हम, प्लानिंग कब के लिए कर रहे हैं, भविष्य के लिए। पास्ट के लिए हम प्लानिंग नहीं करते हैं, भविष्य को देखकर ही हम प्लानिंग करते हैं। और भविष्य कैसा होता है, अनिश्चित होता है, उसके बारे में कुछ भी कहना असंभव है। इसलिए प्रबंधकों को कुछ पूर्व कल्पनाएं करनी होती हैं, अवधारणाएं बनानी होती है। यह परिकल्पनाएं आधार कहलाती है। जो पूर्व कल्पना की जाती है, जो अवधारणा पहले तय की जाती है, वह परिकल्पना कहलाती है, आधार कहलाती है। पूर्व कल्पनाओं में बाधा, समस्याओं आदि पर ध्यान दिया जाता है। और इन पूर्व कल्पनाओं में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है, इन पर ध्यान दिया जाता है। आधार विकसित करने में पूर्वानुमान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचनाएं एकत्रित करता है। देखिए बच्चों, जब भी पूर्वानुमान लगाए जाते हैं तो उसके लिए कई सारे तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और उनके आधार पर ही पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। वर्तमान में जो तथ्य उपलब्ध हैं उनको एकत्रित करके उनके आधार पर भविष्य के लिए पूर्वानुमान किया जाता है। जैसे कोई कंपनी विस्तार करना चाहती है तो वह अन्य कंपनी का क्रय कर सकती है, परंतु इससे पहले उस कंपनी की बाजार में स्थिति, देनदारी आदि की जानकारी का भी पता होना चाहिए। देखिए, यदि कोई कंपनी विस्तार करना चाहती है और उसके लिए उसने दूसरी कंपनी को खरीदना सोच रखा है कि हम दूसरी कंपनी को खरीदेंगे, तो वह पहले यह अध्ययन करेगी कि दूसरी कंपनी के बाजार में स्थिति कैसी है, क्या वह अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है, उसकी कितनी देनदारियां बकाया हैं। तो इसके बारे में वह पहले विस्तार से पूर्वानुमान लगाएगी और उसके बाद ही वह कार्य करेगी। उसके अनुसार ही परिकल्पना का निर्माण करना चाहिए और उसके अनुसार ही जो ये तथ्य एकत्रित किए गए हैं तो उनके अनुसार ही उसे पूर्वानुमान लगाकर अपना कार्य करना होता है। तीसरा बिंदु है कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान। देखिए, जब उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाता है तो कार्य को करने के कई तरीके जो उपलब्ध हैं उनकी पहचान की जाती है। एक बार उद्देश्यों का निर्धारण होने के बाद उन्हें प्राप्त करने की अनेक विधियों, विकल्पों की पहचान की जाती है। देखिए, किसी भी कार्य करने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं, उनकी पहचान करना बहुत आवश्यक है। ये जो तरीके हैं इनको पहचानना बहुत जरूरी होता है। सभी विधियां जानी पहचानी स्पष्ट होनी चाहिए और जो ये विधियां होती है, जो ये विकल्प होते हैं, ये जाने पहचाने होने चाहिए और इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण, बिक्री को बढ़ाने के लिए कई विकल्प हैं, जैसे उत्पाद के साथ मुफ्त सैंपल देना। देखिए, बिक्री को कोई विभाग बढ़ाना चाहता है, कोई संगठन अपनी बिक्री को बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए वह क्या कर सकता है, वह उत्पाद के साथ मुफ्त सैंपल दे सकता है, अधिक विज्ञापन कर सकता है, करना उत्पाद की कीमतों में कमी करना। 3 तरीके अपना सकता है, या तो मुफ्त सैंपल बांटे उत्पाद के साथ, या बहुत अधिक विज्ञापन करे ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे और बिक्री बढ़े, या फिर वह अपने उत्पाद की कीमतों को घटाकर भी अपने उत्पाद की बिक्री को बढ़ा सकता है। तो ये विकल्प उसके सामने उपस्थित होते हैं। 4 विकल्पों का मूल्यांकन। देखिए, जो विकल्प पहले पहचाने गए हैं अब उनका मूल्यांकन कार्य किया जाता है, उनके गुण दोषों को पहचाना जाता है, उनकी प्रभावशीलता को यहाँ पर जाना जाता है। प्रत्येक विकल्प के गुण व दोष की जानकारी प्राप्त करना, इसके अंतर्गत प्रत्येक जो भी विकल्प थे उनके गुण व दोषों की जानकारी एकत्र की जाती है। एक ही विकल्प के अलग रूपों की आपस में तुलना करना और एक ही जो विकल्प है उसके अलग अलग जो रूप हमारे सामने उपस्थित हैं उनकी आपस में तुलना करके प्रभावशीलता जानने का कार्य भी इसमें किया जाता है। प्रत्येक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष के दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो भी प्रस्ताव हमारे सामने आते हैं उसके कुछ पक्ष में तर्क होते हैं और कुछ विपक्ष में तर्क होते हैं, उन सभी को हमें ध्यान में रखना
चाहिए। विकल्पों का मूल्यांकन उनकी संभाव्यता तथा परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाता है। और विकल्पों का जो मूल्यांकन किया जाता है उनकी संभाव्यता को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्या उनको लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्या उनका प्रभाव रहेगा, क्या उनका लाभ प्राप्त होगा, ये पूरा देखा जाता है। साथ ही परिणामों को भी ध्यान में रखा जाता है, उससे किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, संगठन को लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं, इस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है। पांचवा है विकल्पों का चुनाव। देखिए, सर्वोत्तम योजना ही स्वीकृत व लागू की जानी चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है कि जो सर्वोत्तम योजना होती है उसी योजना को चुनना चाहिए और उसी योजना को लागू करना चाहिए। इस हेतु तुलना व मूल्यांकन के बाद संगठन के उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुना जाता है। और इस कार्य के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिन विकल्पों का हमने मूल्यांकन किया था उन विकल्पों में से संगठन के उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसको चुनने का काम हम करते हैं। किसी विकल्प का चयन उसके गुणों, अवगुणों, संसाधनों व परिणामों के आधार पर किया जाता है। और किसी भी विकल्प का चयन कैसे किया जाता है, उसके कितने गुण हैं, क्या अवगुण हैं, उससे क्या परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होगी, इनको ध्यान में रखकर उस विकल्प का चयन किया जाता है। कई बार किन्हीं विकल्पों के बीच विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होने पर विकल्पों के सम्मिश्रण को चुना जाता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि ये विकल्प भी अच्छा है और ये विकल्प भी अच्छा है, दोनों विकल्प हैं, अब किस विकल्प का चुनाव किया जाए यह तय करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों के मिश्रण को भी अपना लिया जाता है, दोनों को मिलाकर काम में लिया जाता है। विकल्पों के सम्मिश्रण को चुना जाता है। विकल्प सर्वाधिक साध्य, लाभकारी तथा कम से कम विपरीत परिणाम देने वाला होना चाहिए। और जो विकल्प होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो सर्वाधिक लाभकारी हो, जो सर्वाधिक साध्य हो, लाभकारी हो, जिससे हमें बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो और जिसे लागू किया जाना बहुत आसान हो। साथ ही विपरीत परिणामों की संभावना जिसमें कम से कम हो, ऐसे ही विकल्प का चयन करना चाहिए। छठा, योजना को लागू करना। एक बार योजनाएं विकसित कर लेने पर यदि उन्हें लागू नहीं किया जाए तो वे व्यर्थ हो जाती हैं। उन्हें मूर्त रूप देना बहुत आवश्यक होता है। योजना को मूर्त रूप देने पर ही उनको हम संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में काम में ले सकते हैं। एक बार योजनाएं विकसित कर ली जाए तो उन्हें क्रिया में लाया जाता है। देखिए, कुछ बच्चे योजना बनाते हैं कि हमें 95% अंक प्राप्त करने हैं, लेकिन वे उस योजना पर काम ही नहीं करते, वो उस योजना को काम में ही नहीं लेते, तो वो अपने लक्ष्य पर भी नहीं पहुंच पाते और यह योजना जो होती है उनकी वो क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। अगर आपने योजना बनाई है तो उसे काम में लेना होगा। यदि आपने उससे काम लिया है तो आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसका संबंध योजना को लागू करने से है, यह सबसे वांछनीय कार्य है। देखिए, योजना को लागू करना सबसे जरूरी कार्य होता है। आपने कई सारे विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लिया है, अच्छे विकल्प का तो चयन कर लिया, लेकिन यदि आपने उस विकल्प को चुनने के बाद भी लागू नहीं किया, उस योजना को लागू नहीं किया, तो वह व्यर्थ हो जाएगी। कार्यों का क्रम व कौन सा कार्य किसके द्वारा किया जाना है यह निर्धारित किया जाता है और योजना को लागू करते समय किस कार्य को पहले किया जाएगा, किस काम को किस क्रम में किया जाएगा यह भी निर्धारित किया जाता है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग होना आवश्यक होता है और योजना सही तरीके से लागू हो इसके लिए सभी का सहयोग बहुत जरूरी होता है। उदाहरण, अधिक उत्पादन की योजना है तो अधिक श्रम व अधिक मशीनों की आवश्यकता होगी। इस हेतु कई काम करने होते हैं।
देखिए, उत्पादन में वृद्धि करने की आपने योजना बनाई है। अब उस योजना को लागू करने के लिए आपको अधिक श्रम शक्ति की आवश्यकता होगी और साथ ही कई सारी मशीनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। नई मशीनें भी आपको स्थापित करनी पड़ेगी। तो ये सारे कार्य आपको करने होंगे और इस हेतु जो काम करने होते हैं तभी वह योजना सही तरीके से लागू हो पाती है। अगला है अनुवर्तन। देखिए, योजना लागू आपने कर दी लेकिन उसकी समीक्षा नहीं की, उसकी निगरानी नहीं की तो भी कोई मतलब नहीं रह जाता। उसकी समीक्षा करना बहुत ज़रूरी कार्य होता है। यह देखना कि योजनाएं लागू की गई या नहीं, निर्धारित योजनाओं के अनुसार कार्य चल रहा है या नहीं, कार्य के दौरान इसकी समीक्षा की जाती है। देखिए, कार्य के दौरान यह समीक्षा की जाती है कि जो योजना लागू की गई है वह सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही, उसको सही तरीके से लागू किया गया है या नहीं किया गया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। समीक्षा किसी कार्य की प्रगति को मापने का कार्य करती है और समीक्षा के अंतर्गत काम की प्रगति को मापने का काम किया जाता है। योजनाओं का कार्यान्वयन तथा उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है, इस बात का आश्वासन भी महत्वपूर्ण है। योजनाओं का कार्यान्वयन सही तरीके से किया जा रहा है और उद्देश्यों को पूरा करने के क्रम में हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, इस बात का आश्वासन अनुवर्तन के माध्यम से होता है, समीक्षा के माध्यम से ही हो पाता है। बच्चों, आज हमने नियोजन प्रक्रिया के चरणों के बारे में अध्ययन किया। नियोजन प्रक्रिया के ये जो चरण हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।